हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेंसिटी। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो डेंसिटी को स्टार्ट करने से पहले हमने जो कल टॉपिक किया था सॉइल स्ट्रक्चर, उसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर डेंसिटी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि जो नेचुरली फॉर्म्ड होता है सॉइल एग्रीगेट, नेचुरली फॉर्म्ड सॉइल एग्रीगेट इज नोन एज, तो जो नेचुरली बनता है उसको क्या बोलते हैं अपने, पैड बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन है कि जो प्लेटी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, प्लेटी स्ट्रक्चर होती है वो कौन से ओरिजिन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्लेटी स्ट्रक्चर जो होती है वो कौन से ओरिजिन में प्रेजेंट होती है, तो इसका आंसर है ए ओरिजिन में। ठीक है, कौन से ओरिजिन में प्रेजेंट होती है, ए ओरिजिन में प्रेजेंट होती है। थर्ड क्वेश्चन है कि जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो मोर डेवलप्ड होता है किसकी बजाय, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर के अंदर होता है, तो ये होता है जो वर्टिकल एक्सिस है वो क्या होएगा, ज़्यादा, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये क्या होएगा, कम डेवलप्ड होएगा। तो ये होता है प्रिज्म जो लाइक स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर। ठीक है, मतलब इसके अंदर वर्टिकल एक्सिस ज़्यादा होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कम डेवलप्ड हुआ होता है। लेकिन प्लेटी के अंदर क्या होता है, इसका उल्टा होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बड़ा होता है और वर्टिकल एक्सिस जो है कम डेवलप्ड हुआ होता है। फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन है कि जो आर्टिफिशियली फॉर्म्ड सॉइल एग्रीगेट इज नोन एज, तो जो आर्टिफिशियली बनता है उसको क्या बोलते हैं अपने, उसको बोल देते हैं अपने क्लोड। क्या बोल देते हैं, क्लोड। जो नेचुरली बनता है उसको पैड, आर्टिफिशियली बनता है उसको क्लोड, और जो ब्रोकन पैड होता है उसको क्या बोल देते हैं अपने, पैड, क्लोड, और उसको बोल देते हैं फ्रेगमेंट। ठीक है। इसके बाद में अपने लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सॉइल स्ट्रक्चर से कि जो स्फेरॉइडल होती है, कौन सी, स्फेरॉइडल जो स्ट्रक्चर होती है इस, ये कौन से ओरिजिन के अंदर प्रेजेंट होती है। जो स्फेरॉइडल जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है ए ओरिजिन के अंदर। कौन से ओरिजिन के अंदर, ए ओरिजिन के अंदर जो है स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और इसका एक पार्ट होता है क्रम्ब। ठीक है, और ये किसके लिए बेस्ट होती है, एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसके लिए ये जो क्रम्ब स्ट्रक्चर रहते हैं ये बेस्ट होती है। ठीक है, ये अपने 5 क्वेश्चन थे। इसके बाद में अपने डेंसिटी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये पैड हो गया, क्लोड हो गया, फ्रेगमेंट हो गया, कंक्रीशन हो गया, ये टर्म याद कर लेना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मैंने डेफिनेशंस लिखाई है प्लेटी की, प्रिज्म लाइक की, ब्लॉकी की, ये डेफिनेशन सीधी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने डेंसिटी। तो जो डेंसिटी है इसका फुल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। फिर इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट की बात करें तो जो डेंसिटी होती है इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या दूसरी बात करें तो मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, और एक और इसकी लिख लेते हैं LB पर फीट क्यूब। ज़्यादातर एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं आता, ये 2 ही ऑप्शन आते हैं। इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया होता है आपको, या तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे देते हैं या मिलीग्राम पर मीटर क्यूब दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है कि डेंसिटी की यूनिट का है, तो उसके अंदर इनमें से यदि कोई ऑप्शन हो तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कम चांस में पूछा जाता है, लेकिन ये 2 ऑप्शन में आते रहते हैं। ठीक है, कई बार ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देते हैं, कई बार मिलीग्राम पर मीटर क्यूब देते हैं, एक और कई बार सीधा लिखा हुआ जाता है ग्राम पर सीसी। तो इसका मतलब यही है ग्राम पर सेंटीमीटर, क्योंकि सीसी का मतलब क्या हो जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है,
सीसी का मतलब क्या हो जाता है क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसका भी मतलब ये है सेंटीमीटर क्यूब का भी। ठीक है, ये तो होगी यूनिट की बात। इसके बाद में डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी। कौन कौन सी? एक तो पार्टिकल डेंसिटी और एक बल्क डेंसिटी। ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी को बोल देते हैं ट्रू डेंसिटी, और जो बल्क डेंसिटी होती है इसको बोल देते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी को हिंदी में बोल देते हैं कण घनत्व, और बल्क डेंसिटी को क्या बोल देते हैं? स्थूल घनत्व बोल देते हैं। तो सबसे पहले अपने पार्टिकल डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। पार्टिकल डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं, और इसका मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा क्योंकि ज़्यादातर आजकल एग्जाम में न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। एक तो डेंसिटी टॉपिक हो गया और एक पोरोसिटी, दोनों के अपने न्यूमेरिकल करेंगे। तो पार्टिकल डेंसिटी की बात करें तो फॉर्मूला तो चाहे पार्टिकल हो चाहे बल्क डेंसिटी हो, फॉर्मूला तो ये रहेगा मास अपॉन वॉल्यूम, और यूनिट भी क्या रहेगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट तो ये सेम ही रहनी है। ठीक है, इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं कि जो पार्टिकल डेंसिटी है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड पार्टिकल इज नोन एज पार्टिकल डेंसिटी। क्या होती है? लिख लीजिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड पार्टिकल कॉल्ड PD, पार्टिकल डेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक यूनिट वॉल्यूम होता है उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनका वेट है, उसको अपने क्या बोल देते हैं? पार्टिकल डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट है, ठीक है, कितने ग्राम या मिलीग्राम जो है वो सॉलिड पार्टिकल है, उनका वेट ही क्या कहलाता है? पार्टिकल डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास को अपने वेट भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करें जो इसकी जो पार्टिकल डेंसिटी है इसकी रेंज क्या होती है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेंज क्या होती है। तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 2.6 से 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यदि रेंज की बात करें तो 2.6 से 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी रेंज होती है। इसके अंदर जो पोर स्पेस होता है, जो पोर स्पेस होता है इसको एक्सक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, इंक्लूड नहीं किया जाता, एक्सक्लूडेड होता है। अब देखिए पोर स्पेस की बात करें, क्योंकि अपनों ने यहाँ पे क्या लिखा है? सॉलिड पार्टिकल, सिर्फ इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल होता है, पोर स्पेस को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसके बाद में अपने अलग अलग सॉइल जो है उसकी पार्टिकल डेंसिटी देख लेते हैं। यदि अपने बात करें नॉर्मल सॉइल की, नॉर्मल सॉइल की यदि पार्टिकल डेंसिटी की बात करें तो नॉर्मल सॉइल की जो होती है वो होती है 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या होती है? 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं सैंडी की, सैंड सॉइल और सिल्ट सॉइल और क्ले। ठीक है, जो सैंड सॉइल होती है इसकी होती है 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिल्ट की कितनी होती है? 2.79 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो क्ले होती है इसकी कितनी होती है? 2.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको ध्यान से पढ़ लेना। और ज़्यादातर एग्जाम में इसका आता है कि जो नॉर्मल सॉइल होती है उसकी पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है, तो कितनी होती है? 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जो सैंड होती है इसकी होती है 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिल्ट की होती है 2.79 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो क्ले होती है इसकी होती है 2.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद में अपने बात करते हैं जो पार्टिकल डेंसिटी होती है इसको मेजर किससे किया जाता है? तो पार्टिकल डेंसिटी है इसको मेजर किया जाता है पिक्नोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? पिक्नोमीटर के द्वारा। इसको अच्छे से नोट कर लेना कि पार्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड बाय पिक्नोमीटर। ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी को पिक्नोमीटर से मेजर करते हैं। इसके बाद में अपने
एक चीज़ ध्यान रखना, जो पार्टिकल डेंसिटी होती है ये एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है पार्टिकल डेंसिटी। ये जो पार्टिकल डेंसिटी होती है ये इंपॉर्टेंट होती है इंजीनियरिंग जो प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है ये, अपने एग्रीकल्चर वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। क्योंकि आपने देखा होगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में जैसे बड़े बड़े पुल वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर पोर स्पेस कितना है सॉइल के अंदर, क्योंकि उनको तो क्या है, यदि ज़्यादा वजन होता है पुल के अंदर तो वो बैठ सकते हैं, यदि पोर स्पेस ज़्यादा होंगे, इसलिए वो ऐसा देखते हैं कि उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा हो, पोर स्पेस ना हो। इसलिए जो पार्टिकल डेंसिटी होती है ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट मानी जाती है, इंपॉर्टेंट होती है, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि आपने देखा होगा कि पीपीटी से जब पढ़ते हैं ना तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने पीपीटी से पढ़ा दिया अब मैं नेक्स्ट स्लाइड कर दूंगा, लेकिन जो स्टूडेंट होता है वो कई बार, अब क्योंकि अपने जब हाथ से नोट्स बनाते हैं ना वो ज़्यादा समझ आते हैं अपने को बिना लिखे लिखाए नोट्स मिल जाते हैं तो उनको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब अपने खुद हाथ से नोट्स बनाते हैं उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो पीपीटी बनाते हैं तो नोट्स बना नहीं पाता बच्चा, उसको दोबारा वीडियो देखनी पड़ती है या उसकी पीपीटी को ढंग से पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, साथ साथ में अपने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते हैं ना तो इसको समझना भी आसान होता है, नोट्स भी आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए। सेकेंड नंबर पे आ जाती है बल्क डेंसिटी। अपनी जैसे सॉइल फिजिक्स कंप्लीट होगी इसके बाद में अपने पेडोलॉजी या सॉइल केमिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे। बल्क डेंसिटी की बात करूं तो बल्क डेंसिटी भी क्या होती है, इसका फॉर्मूला तो वही रहना है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम रहना है, यूनिट वही रहनी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब जो बल्क डेंसिटी होती है ये क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो बल्क डेंसिटी होती है इसके अंदर जो है पोर स्पेस को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल डेंसिटी में अपने पोर स्पेस को इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन जो बल्क डेंसिटी होती है इसके अंदर जो है जो पोर स्पेस होता है इसको इंक्लूड करते हैं। जो कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल इसकी जो है यूनिट होती है बल्क डेंसिटी की, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करते हैं इसकी जो रेंज होती है, बल्क डेंसिटी की जो रेंज होती है वो क्या होती है, तो बल्क डेंसिटी की जो रेंज है वो होती है 1.1 से लेके 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या है यार इधर, ठीक है, 1.1 से लेके 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी रेंज होती है। इसके बाद में अपने बात करें कि जो नॉर्मल सॉइल होती है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, तो उसकी होती है 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से अच्छे से याद कर लेना, जो पार्टिकल डेंसिटी होती है उसकी नॉर्मल सॉइल की, जो नॉर्मल सॉइल है इसकी पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है 2.66 ग्राम और बल्क डेंसिटी कितनी होती है 1.33 ग्राम, यानी उसका जस्ट हाफ है। पार्टिकल डेंसिटी में अपने क्या पढ़ा था 2.66, इसका हाफ कर दो तो 1.33 जो है वो बल्क डेंसिटी होती है किसकी, नॉर्मल सॉइल की, ठीक है। ये रेंज याद रखना 1.1 से लेके 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ज़्यादातर एग्जाम में सीधे पूछ लेते कि नॉर्मल सॉइल की बल्क डेंसिटी बताइए या पार्टिकल डेंसिटी बताइए, और आजकल ज़्यादातर न्यूमेरिकल पर फोकस रहता है उनका एग्जामिनर का, ठीक है। अपने इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, तो अपने अलग अलग सॉइल की पढ़ लेते हैं कि जो बल्क डेंसिटी कितनी होती है। तो पहले अपने बात करेंगे क्ले सॉइल की, फिर उसके बाद में सैंड सॉइल की, फिर लोमी सॉइल की, और फिर ऑर्गेनिक मैटर की बात करेंगे। जो क्ले सॉइल होती है इसकी जो बल्क डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 1.1 ग्राम, ठीक है, 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सैंड सॉइल होती है इसकी कितनी होती है 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो लोमी सॉइल होती है इसकी होती है 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो ऑर्गेनिक मैटर होती है इसकी होती है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छे से नोट कर लीजिए इसको।
जो क्ले सॉइल होती है इसकी कितनी होती है 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो सैंड सॉइल होती है इसकी 1.7 ग्राम, लोमी सॉइल की 1.4 ग्राम, ऑर्गेनिक मैटर की 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। एक चीज़ ध्यान रख लेना, जो पोरोसिटी होती है ये प्रोपोर्शनल टू होती है बल्क डेंसिटी के, मतलब जैसे बल्क डेंसिटी बढ़ेगी तो पोरोसिटी कम हो जाएगी। तो इस चीज़ से अपने क्या समझ सकते हैं, देखो अपने को पता है कि क्ले सॉइल होती है इसकी पार्टिकल डेंसिटी जो क्ले पोर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, तो मतलब इसकी पोरोसिटी ज़्यादा होती है, सैंड की इससे कम होती है। तो इस सैंड की तो पोरोसिटी क्या है कम, क्ले की पोरोसिटी ज़्यादा है, तो बल्क डेंसिटी फिर किसकी ज़्यादा होगी, सैंड की ज़्यादा होगी, क्योंकि मैंने अभी बताया ना जैसे बल्क डेंसिटी कम होगी तो पोरोसिटी बढ़ जाएगी, पोरोसिटी कम होगी तो बल्क डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पोरोसिटी कम है तो बल्क डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पोरोसिटी ज़्यादा है तो बल्क डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो ये देखिए इसकी तो 1.1 ग्राम है और इसकी कितनी है 1.7 ग्राम है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया है। इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग पार्टिकल डेंसिटी, और इसके बाद में अपने करेंगे जो फैक्टर अफेक्टिंग जो बल्क डेंसिटी है उसको कौन कौन से प्रभावित करते हैं। तो पार्टिकल डेंसिटी के अंदर मैं आपको 2 पॉइंट कराऊंगा, इसके बाद में अपने बल्क डेंसिटी को फैक्टर कौन कौन से प्रभावित करते हैं उनके बारे में बात करें। तो पहले पार्टिकल डेंसिटी की बात करूं कि कौन कौन से इसको फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने 1 नंबर पे बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की, कि जब ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो पार्टिकल डेंसिटी कम होएगी। क्या होएगी, कम। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा, पार्टिकल डेंसिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद में इसमें 2nd नंबर पे कौन सा फैक्टर करता है, मिनरल, ठीक है। मिनरल में बात करूं तो 2 प्रकार के होते हैं, लाइट और एक हैवी, ठीक है। हैवी, लाइट और हैवी में जो लाइट मिनरल होते हैं, जब ये लाइट मिनरल बढ़ेंगे तो पार्टिकल डेंसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और जब हैवी मिनरल बढ़ेंगे, ठीक है, तो पार्टिकल डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। इसको अच्छे से समझ रहे हो कंसेप्ट को। जब ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो पार्टिकल डेंसिटी कम हो जाएगी, जब लाइट मिनरल बढ़ेंगे तो पार्टिकल डेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन यदि हैवी मिनरल बढ़ जाती है तो पार्टिकल डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया होगा। जो पार्टिकल डेंसिटी है इसको 2 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं बल्क डेंसिटी को प्रभावित करने वाले कारक। जो बल्क डेंसिटी है BD जो होती है, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहला आता है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को समझने से पहले पोरोसिटी को समझ लो, क्योंकि वो मैंने आपको करा दिया और सारा खेल इसी पे डिपेंड है। पोरोसिटी को समझ लिया तो सारे फैक्टर अपने आप याद हो जाएंगे। अब पोरोसिटी को देखिए, मैंने अभी बताया था कि जैसे जैसे पोरोसिटी घटती जाएगी बल्क डेंसिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे पोरोसिटी बढ़ती जाएगी बल्क डेंसिटी रिड्यूस होती जाएगी। अब पोरोसिटी बढ़ गई तो बल्क डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। 2nd नंबर पे बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की। अब देखिए ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है तो पोरोसिटी अपने को पता है कि इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर से पोरोसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया तो पोरोसिटी बढ़ गई, और पोरोसिटी बढ़ गई तो मतलब बल्क डेंसिटी कम होगी। तो याद रखना है कि जब ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो बल्क डेंसिटी रिड्यूस होगी। 3rd नंबर पे अपने बात कर लेते हैं टिलेज की, ठीक है। अब जब टिलेज करते हैं तो पोरोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि अपने टिलेज प्रैक्टिस करते हैं इसलिए कि सॉइल के अंदर पोरोसिटी बढ़ जाए, ठीक है। तो टिलेज करेंगे तो पोरोसिटी बढ़ जाएगी, पोरोसिटी बढ़ेगी तो बल्क डेंसिटी घट जाएगी, ठीक है। पोरोसिटी बढ़ गई तो बल्क डेंसिटी घट जाएगी, टिलेज से पोरोसिटी बढ़ी और पोरोसिटी बढ़ते बल्क डेंसिटी कम होगी। 4th नंबर पे बात कर लेते हैं पडलिंग की। पडलिंग आपको पता है राइस के अंदर करते हैं। पडलिंग के अंदर क्या होता है, पानी लगा के पाटा चला के और बिल्कुल उसके अंदर जो है एयर जो होता है पोरोसिटी होती है उसको बिल्कुल कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो पडलिंग से जो पोरोसिटी होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। पडलिंग से जो पोरोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब पोरोसिटी कम होगी तो बल्क डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछे आपसे कि पडलिंग से बल्क डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो पडलिंग करने से बल्क डेंसिटी बढ़ जाती है। 5 नंबर पे बात करें तो कॉम्पैक्टनेस।
या कॉम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। तो कॉम्पैक्ट से क्या होता है, कॉम्पैक्ट क्या होता है, पास पास आना। तो पास पास जब सोइल आ जाती है तो क्या हो जाएगी, जो पार्टिकल पास पास आ जाएंगे तो पोरोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और पोरोसिटी कम होगी तो बल्क डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो कॉम्पैक्ट से क्या हो जाती है, पोरोसिटी कम हो जाती है और बल्क डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद में 5 हो गया ना, हाँ ठीक है 5 ही है। आपको समझ आ गया होगा कि पोरोसिटी बढ़ेगी, अपने को सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखना है, कौन सा, पोरोसिटी वाला, कि पोरोसिटी बढ़ेगी तो बल्क डेंसिटी घट जाएगी। अब हर चीज़ में अपना के देखो, अब बल्क ऑर्गेनिक मैटर से क्या होती है, पोरोसिटी बढ़ती है तो बल्क डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। टिलेज से क्या होता है, पोरोसिटी बढ़ती है, बीडी कम होगी। पडलिंग से पोरोसिटी घट जाती है, बीडी बढ़ेगी। कॉम्पैक्टनेस से बीडी की पोरोसिटी घट जाती है और बीडी बढ़ जाती है। ठीक है, इनका डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद में अपने न्यूमेरिकल करते हैं, जो एग्ज़ाम के अंदर आजकल पूछने लग गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बल्क डेंसिटी जो है इसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। फॉर्मूला अपने को वही लगाना है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके अंदर कैसा न्यूमेरिकल आता है आपको बता देता हूँ मैं, किस प्रकार से करना होता है इसको। तो देखिए आपको क्या दिया होगा, वहाँ पे आपको दे देंगे ये जो डाटा दिया हुआ है, इसको देख के आप बीडी हमें बता दो। तो आपको क्या दे देंगे, एक तो दे देंगे वेट ऑफ कोर सैंपलर एंड सॉइल, कोर सैंपलर का और सॉइल का वेट दे देंगे। जैसे आपको दे दिया 240 ग्राम। ठीक है, कितना दे दिया, 240 ग्राम दे दिया। सेकेंड नंबर पे पॉइंट दे देंगे वो कि वेट ऑफ कोर सैंपलर, कोर सैंपलर का वेट दे दिया इन्होंने 30 ग्राम। ठीक है, इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं, 2 पॉइंट हो गए। तीसरे नंबर पे है वो दे देगा आपको रेडियस, कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 2 है। फोर्थ नंबर पे दे देगा इसकी हाइट, जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 10। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेट ऑफ कोर सैंपलर एंड सॉइल, मतलब कोर सैंपलर और सॉइल दोनों का वेट दिया हुआ है ये 240 ग्राम। और यहाँ क्या दे दिया, कोर सैंपलर का वेट दे दिया अपने को कितना, 30 ग्राम। रेडियस दे दी और इसकी हाइट दे दी। अब यहाँ पे रेडियस की जगह यदि अपने को व्यास दिया होता, रेडियस होती है त्रिज्या, व्यास दिया होता तो इसका क्या करते, जैसे आपको व्यास दिया 2 तो आप इसका क्या कर देते, आधा हो जाती रेडियस इसकी। ठीक है, तो कितना आ जाता है रेडियस इसकी 1, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या रेडियस दी हुई है। कल अपने जो पोरोसिटी करेंगे उसके अंदर भी इसके क्वेश्चन आते हैं कि आपको बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी दे देते हैं, पोरोसिटी ज्ञात करनी होती है। ठीक है, या कई बार क्या होते हैं, पार्टिकल डेंसिटी दे देते हैं और बल्क डेंसिटी को इस प्रोसेस से मतलब सोल्व करके उसके बाद अपने को पोरोसिटी निकालनी होती है। कई बार एग्जामिनर यदि क्वेश्चन को बड़ा बनाना चाहिए, लेवल सेकंड का क्वेश्चन बनाना चाहिए, तो इस प्रकार से बनाते हैं वो कि आपको बीडी इससे निकालनी है, पीडी आपको दे देंगे और आप पोरोसिटी बता दो। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन करना है। कल आप वो व्यास वाला ही क्वेश्चन करेंगे। अब देखो रेडियस आपको दे दो, अब क्वेश्चन कैसे करना है, अपने को चाहिए मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का यही होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास अपॉन वॉल्यूम निकालना है तो अपने को ना तो कहीं वॉल्यूम दिया होगा ना कहीं पे मास दिया। यहाँ पे दिया हुआ है, मास का मतलब होता है वेट, वेट तो दिया है, लेकिन यहाँ पे कोर सैंपलर सॉइल दोनों का दिया है या कोर सैंपलर का दिया है। कई बार एग्जामिनर क्या होता है, अपना दिमाग घुमाने के लिए वो यहाँ पे तो दे देंगे वेट ऑफ कोर सैंपलर एंड सॉइल दोनों का दे देंगे, और यहाँ पे कोर सैंपलर की बजाय सॉइल का वेट दे देंगे। अपने क्या करेंगे, इसको इसमें से घटाने लग जाएंगे। तो इस चीज़ को ढंग से समझना कि किस प्रकार से इसको क्वेश्चन करना है, कि जब आपको कोर सैंपलर और सॉइल दोनों का वेट दिया और नीचे आपको सेकंड नंबर पे दे दिया हो कोर सैंपलर का, तो अपने को मास कैसे ज्ञात करना है या वेट कैसे ज्ञात करना है। जो वेट होता है किसका, कोर सैंपलर, वेट ऑफ कोर सैंपलर एंड सॉइल माइनस वेट ऑफ कोर सैंपलर। ये फॉर्मूला लिख लेना कि किस प्रकार से बल्क डेंसिटी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपने मास निकालेंगे, अपने को वो जो वेट चाहिए, मास चाहिए, तो मास कैसे निकलेगा कि वेट ऑफ कोर सैंपलर एंड सॉइल माइनस वेट ऑफ कोर सैंपलर। इनमें से कोर सैंपलर का वेट गिरा देंगे तो अपने पास सॉइल का वेट आ जाएगा। कई बार यदि एग्जाम के अंदर कोर सैंपलर की जगह सॉइल का यदि वेट दिया हो तो अपने को ये कुछ करना ही नहीं होगा, अपने पास वेट दिया होगा, सिर्फ वॉल्यूम निकालना होगा।
ठीक है। तो अपने पास कोर सैंपलर का और सॉइल का वेट कितना है 240, और ये जो वेट ऑफ कोर सैंपलर है ये कितना दिया हुआ है 30, ये कितना बच गया 210 ग्राम, ठीक है। अब अपने पास मास तो आ गया 210। इसके बाद में सेकंड नंबर पे करते हैं, ये ध्यान रखना कितना है 210, यहाँ पे लिख लेते हैं अपने, मास कितना है 210। इसके बाद में देखिए अब अपने को वॉल्यूम ज्ञात करना है, वॉल्यूम चाहिए। अब वॉल्यूम का अपने फॉर्मूला 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान अपने को पता है, रेडियस अपने को दी हुई है, हाइट अपने को दी हुई है, तो इसके अंदर वॉल्यूम पुट कर दो। पाई का मान 3.414, आर स्क्वायर मतलब 2 की स्क्वायर, 2 × 2 लिख लो, चाहे 4 लिख लो सीधे, ठीक है। आर स्क्वायर और एच हाइट 10। अब देखिए इसको इससे गुणा कीजिए, 4 × 4 = 16, 1 4 × 4 = 5, 4 × 3 = 12, 1256 आ गया। इसको 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 125.6 आ जाएगा। अब ये पास अपने पास क्या आ गया वॉल्यूम, वेट अपने पास था ही, अब इसमें पुट कर दो मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास कितना आया 210, वॉल्यूम कितना आया है 125.6। इसको डिवाइड कर देना, जो आंसर आए उससे अपने को पता लग जाए कि कितनी पार्टिकल डेंसिटी है। लगभग ये आएगा 67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये अपने पास आ गई बल्क डेंसिटी, ठीक है। उन्होंने पूछा हुआ था कि बीडी बताइए, तो ये इसकी बीडी आ गई। इसके बाद में अपने देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, सॉइल का वेट कितना है आप करके आना, वरना इसको कल मैं कराऊंगा। सॉइल का जो वेट है वो है 210 ग्राम, ठीक है। इसके बाद में अब देख लीजिए जो रेडियस है वो कितनी है 4, और जो हाइट है वो कितनी है 12। इस क्वेश्चन को करके आना कल, बीडी ज्ञात करनी है आपको, वरना इस क्वेश्चन को कल मैं कराऊंगा। और ज़्यादातर ये न्यूमेरिकल आता है, अच्छे से कवर कर लेना इस न्यूमेरिकल को, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगा। और कल अपने करेंगे पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अपनी एग्रीकल्चर कम्युनिटी इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा जुड़ सके। थैंक यू।